सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ संभाग। आज मैं एक चर्चित चेहरे का इंटरव्यू ले रहा हूं। चर्चित चेहरा है डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी। धौलपुर के सह जिला प्रभारी बनने के बाद और करौली की सक्रियता से काफ़ी चर्चित हैं। आइए डॉक्टर जानते लोकेश चतुर्वेदी। डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी के पिता स्वर्गीय लक्ष्मण किशोर चतुर्वेदी का करौली जिले से बहुत जुड़ाव रहा है। आप भाजपा के सह प्रभारी हैं धौलपुर के, और करौली से भी इनका विशेष जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। पहले इनके पिताजी का था, अब इनका जुड़ाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आज करौली भगवान मदन मोहन की परिक्रमा में ये साथ होकर आए हैं, तो कुछ मुद्दों से हम बातचीत करेंगे जो आपके मन में है, वही मैं इनसे पूछने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा प्रश्न डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न सबसे है, जो आम कार्यकर्ता जनमानस जो सोचता है, आपके पिताजी का यहाँ से कब जुड़ाव रहा, तो क्या आप राजनीतिक चुनाव लड़ोगे करौली से? करौली से विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक हो क्या आप? देखिए, प्रत्येक कार्यकर्ता की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, और उसका एक दायित्व होता है संगठन के लिए काम करना, एक समर्पित सिपाही के रूप में काम करना। पार्टी जहां से मौका देगी, मैं ये नहीं कहता कि करौली से ही देगी या कोटा से ही देगी, जहां से भी मौका देगी। पिछले वर्ष भी करौली कोटा से टिकट मांगा था, तरक्की का टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी नियमित रूप से संगठन का काम कर रहे हैं। करौली भी पिताश्री का जैसे बहुत लगाव क्षेत्र रहा। कोटा का उनका जन्मस्थल है, मेरा भी कोटा का जन्मस्थल है। तो पार्टी अगर तय करेगी, पार्टी को लगता है कि भाई करौली की सीट पर लोकेश चतुर्वेदी को चुनाव लड़ाना चाहिए, तो बिल्कुल लड़ेंगे। क्या डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी के मन में ये बात भी है कि मुझे करौली से लड़ना चाहिए? आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात होगी ना कि मुझे लड़ना चाहिए, क्योंकि निश्चित से आपको जुड़ाव तो है यहाँ पर। देखिए, संगठन सबसे बड़ा होता है। कार्यकर्ताओं के मन में बहुत सारी बातें होती है, विधायक भी बनने की होती है, एमएलए भी, सांसद भी बनने की होती है, लेकिन उसका निर्णय संगठन करता है। रही बात चुनाव लड़ने की इच्छा, शुरू से है, जब से कार्यकर्ता बने तब से है। अब जहाँ से संगठन नहीं, लेकिन करौली से संभावना बनती है क्या? अगर करौली, चलो आप नहीं बताएंगे, मैं पूछता हूँ, अगर करौली से आपको टिकट दिया बीजेपी का कि डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी करौली भेज दिया जाए, तो अब आपकी स्थिति क्या रहेगी? बिल्कुल पूरे जो, अगर जैसे संगठन करौली से टिकट देता है तो पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे, और एक ही विकास का मुद्दा रख के कि जो, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ पिछले कई वर्षों से कई विधायक रहे, लेकिन यहाँ उनके नाम पर कोई उपलब्धि नहीं है जी। अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी जो 1977 में अपने एजुकेशन और पर्यावरण मंत्री और जल संसाधन मंत्री थे, तो उनके जमाने में पांचना डैम की नींव रखी गई 1977 में पांचना बन। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं तो आज 2021 में हम कहते हैं कि करौली बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, डाउन क्षेत्र है। 1996 में ललित किशोर चतुर्वेदी ने यहाँ अब हॉस्पिटल दिया, 132 kV दिया, और यहाँ से अपने मासलपुर से और गगनेर तक की रोड दी, और न जाने ऐसे कितने काम जो उन्होंने यहाँ के विधायक न होते हुए भी किए। तो उनका एक क्षेत्र से लगाव तो शुरू से रहा है, और यहाँ पर कुछ ऐसा क्षेत्र है जो चतुर्वेदी बाहुल है, उनका भी सहयोग मिल सकता है। तो पार्टी अगर तय करेगी तो बिल्कुल चुनाव लड़ेगी। तो चतुर्वेदी जी ने जो काम किए, उन काम के आधार पर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? उनका चतुर्वेदी बाहुल जो एरिया है, ये 10-15 हज़ार जो वोट हैं आप लोगों के समाज के, उनको आधार बना के मन में कहीं ना कहीं है कि मुझे करौली टिकट मिल जाए, मैं एक दावेदार हो सकता हूँ? बिल्कुल पूरी तैयारी। देखिए, डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी सीधे तौर पर कह रहे हैं, उनके पिता ने इस एरिया में काम किया, पांचना बांध 1977 बना, उनकी उसमें भूमिका रही। उसके बाद भी जब सड़क हो या कोई और भी हो, उसमें भूमिका रही है, और चतुर्वेदी समाज का काफ़ी अच्छा वोट बैंक है, उसको आधार मान के चुनाव के मैदान में आपने करौली में लंबे समय से सक्रियता आपकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आपको ऑल ओवर देखकर क्या फीडबैक आपको मिल रहा है यहाँ पर? यहाँ फीडबैक देखिए, यहाँ के लोगों को फीडबैक ये है कि इनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो क्षेत्र के विकास की सोचे। आज करौली जिला तो बन गया, लेकिन जिला बनने के बाद भी इतना पिछड़ा गया। यहाँ जैसे रेल की सुविधा नहीं है, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ की सड़कों की हालत बुरी है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। अभी पिछले दिन ही मैं अपने बीडी कल्ला साहब से मिला, और 132 को अपग्रेड कराने के लिए, 220 में अपग्रेड कराने के लिए मैंने उनसे ज्ञापन भी दिया, उनसे मुलाकात भी की। एक और मुद्दा जो कृष्णा सर्किट का है, वो आप ही के चैनल के माध्यम से उस विषय मेरे संज्ञान में आया, तो मैंने उस विषय पर स्टडी की, और आने वाले कुछ दिनों में मैं दिल्ली जाऊंगा तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मिलूंगा, तो हमारा जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो कृष्णा सर्किट में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि उसके आसपास बहुत विकास की जरूरत है। आज जैसे मैं परिक्रमा क्षेत्र में गया तो पूरा अंधेरे में डूबा हुआ परिक्रमा क्षेत्र, वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था हो, लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो,
ये कृष्णा सर्किट में आएगा तब उस चीज़ का डेवलपमेंट होगा। विकास की बहुत सारी यहाँ ऐसी जरूरतें हैं जिसको आज तक किसी ने पूरा नहीं किया, किसी ने उसकी तरफ देखा नहीं। खाली जातिगत आधार पर चुनाव लड़कर एक जातिगत बहुमत प्राप्त करके विधायक बन गए, 5 साल उन्होंने विधायक ही निकाल कर अगली बार कोई दूसरी सीट पकड़ी या कोई दूसरा व्यक्ति आया। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाजपा ने यहाँ ओपी सैनी को एक पक्ष में कर दिया, कोई भारी प्रत्याशी थे और उनको बहुत अच्छा वोट बैंक मिला, लगभग 48,000 के आसपास, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो ये ठप्पा आपको लग सकता है कि भारी व्यक्ति आएगा और आके बच्चा लगेगा तो हमारा क्या होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि भारी व्यक्ति आता है तो विकास नहीं करता। मैं कहता हूँ जो भारी व्यक्ति आता है वो विकास ज़्यादा करता है। जब कोई व्यक्तिगत लोकल होता है या किसी जातिगत आधार का पे आता है तो वो अपने किसी जाति के व्यक्ति को आगे आने नहीं देता, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये आगे आएगा तो ये मेरी टांग खींचेगा, मेरी काटेगा। कोई व्यक्ति विकास के लिए इसलिए सोचता है क्योंकि जब वो बच जाता है तो वो स्वयं के बारे में ज़्यादा सोचता है कि मैं अपना वोट बैंक बना लूँ, बस यही उसकी टारगेट होगी। पिछली बार ओपी सैनी जी आए, लास्ट मोमेंट पे बहुत अंतिम समय पर उनको टिकट मिली, लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की उनके चुनाव प्रचार के लिए। मैं भी आया था अपने उनके क्षेत्र के लिए, तो उसने भी बहुत अच्छे वोट प्राप्त किया। उसके बाद वो सक्रिय नहीं रहे, ये उनकी कारण उनका क्या रहा ये वो बता सकते हैं, लेकिन पार्टी ने जो अभी मुझे धौलपुर का दायित्व दिया तो मेरा रास्ता यही है करौली होते हुए। यहाँ के लोगों का लगाव है, प्रेम है, मुझे बुलाते हैं तो मैं आता हूँ, और आता हूँ तो कुछ ना कुछ काम करके जाते हैं। हाँ। अभी बात आ रही थी ललित चतुर्वेदी के नाम से आपको यहाँ संवाद केंद्र भी खोल सकते हैं, सेवा केंद्र से। आपको क्या लगता है कि इसमें कोई काम हो रहा है आपके? देखिए, हमने कोटा में ललित किशोर चतुर्वेदी के देहांत के बाद कोटा में एक ललितायन के नाम से एक सेवा केंद्र खोला। आज हम हजारों मरीजों के इलाज की फैसिलिटी मतलब हम सुविधाएं देते हैं। बाहर से मरीज आता है, उसमें रुकता है, उसके खाने पीने की व्यवस्था होती है। वैसा ही एक सेवा केंद्र यहाँ करौली में कुछ दिन बाद हम खोलने वाले हैं ललितायन के नाम से। तो वहाँ पे पूरे सेवा केंद्र ऐसे लोगों की परेशानियाँ हैं, किसी को चिकित्सा के लिए परेशानी है, किसी को दूसरी तरह की जितनी भी तरह की परेशानी होगा, एक व्यक्ति यहाँ रहेगा, निरंतर मेरा आना जाना रहेगा, तो उसी को तो मुझे लगता है सेवा केंद्र से राजनीति की तरफ कदम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। राजनीति सेवा के माध्यम से ही की जाती है। पुराने लोगों ने जिंदगी भर सेवा करते ही राजनीति में आए। आगे भी हमारा यही लक्ष्य है कि सेवा करते हुए लोगों के बीच में। अभी आपको काफी समय से सक्रिय करौली के बारे में क्या स्टडी की है आपने, राजनीतिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से क्या संभावना आपको लगती है? विकास की दृष्टि से करौली के लिए मैंने 51 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया। 51 सूत्रीय कार्यक्रम डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी जी ने बनाया सर, उसमें कुछ सूत्र बताया आपको? उसमें से एक तरह से यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना, मेडिकल कॉलेज का काम है शुरू हो गया, यहाँ रेलवे की सुविधा यहाँ आए। हाँ। एक बड़ी लिस्ट है जिसमें मैं अभी कुछ 2-3 मुद्दे बातें, जैसे यहाँ की सड़कों की। अब मैं केला देवी कुछ दिन पहले आपने एक मुद्दा का मैं काउंटर करूंगा, रेल का। रेल तो यहाँ के सांसद ने रुकवाई है, ये विधिवत रिकॉर्ड है, और अब तक रेल नहीं आ पाई करौली में, इसके लिए जिम्मेदारी भाजपा ही है। इसको आप कैसे आगे बढ़ाओगे? आपकी सरकार भी केंद्र में, पहले भाजपा सरकार थी। देखो, उस मैटर को मैंने अपने टारगेट में लिया है। अभी तक मैंने उस चीज़ को समझा नहीं। एक बार मैं उसको पूरी स्टडी करूंगा, सांसद साहब से भी इस विषय पर बात करूंगा, फिर उसके बाद उस विषय पर क्या बात। लेकिन आपका रेल प्रायोरिटी में, रेल प्रायोरिटी में कि ये क्षेत्र रेल सेवा से जुड़े, रेल सेवा जुड़े। सड़कों के बारे में, सड़कों के बारे में अभी जैसे मैं केला देवी गया था कुछ दिन पहले, तो करौली से निकलते ही केला देवी छोटा सा डिस्टेंस है जी, मुझे पहुंचने में 3 घंटे लगे। कितनी खराब सड़क। आज केला देवी इतना प्रमुख स्थान है, पूरे विश्व से वहाँ लोग दर्शनार्थी आते हैं। क्यों ना करौली से लेकर केला देवी तक सीमेंट सड़क बना दी जाए। सरकार से बजट लाने वाली बात है, केंद्र सरकार से बजट लाया पर्यटन के नाम पर, लेकिन यहाँ के जो विधायक बनते हैं वो इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते। तो इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ की और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो आप करते रहते हैं, उनको भी मैं संज्ञान में लाता हूँ, विषय पर स्टडी करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनको ज़्यादा से जल्दी। लेकिन करौली विधानसभा जो क्षेत्र है, इसका चुनाव ले लेकर जातिगत आधार पर हो जाता है। आप जातिगत के चक्र को अयुबंदी बनकर कैसे तोड़ोगे? आपको क्या लगता है ये टूट पाएगा? जातिगत चक्रव्यूह बनोगे क्या आप? देखिए, इस चक्रव्यूह में को तोड़ने का जब भी होगा जब चक्रव्यूह में घुसा जाएगा। हाँ। एक बार घुसने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको समझेंगे और उस जातिगत आधार पर जो लोग चुनाव लड़ते हैं या जाति का जो बाहुलता का यहाँ एक चक्रव्यूह है, उससे निकलने का, उसको तोड़ने का पूरा प्रयास यही है कि लोगों में सेवा के माध्यम से लोगों के बीच जाए। सेवा के माध्यम से आप चक्रव्यूह को तोड़ने का पूरा प्रयास करोगे? गाँव ढाणी में सेवा प्रकल्प आप लोग सेवा और संपर्क के माध्यम, सेवा और संपर्क के माध्यम से जातिगत चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी कह रहे हैं
और विकास का मुद्दा इन्होंने सड़कों को उठाया, चाहे पानी को उठाया। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि भाजपा जो लोकल है, क्या आपको पचा पाएंगे? क्या लगता है आपको? भाई लोकल भी तो नेता है ना, बहुत चुनाव में टिकट मांगने वाले दावेदार हैं, बोल रहे हैं। देखिए, भाजपा बड़ी समर्पित पार्टी है, बड़ी अनुशासन की पार्टी है। ठीक है, हो सकता है यहाँ के कुछ लोगों के मन में चुनाव लड़ने की इच्छा हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जिस प्रत्याशी को भेजता है, पूरी पार्टी उसके साथ लड़कर चुनाव लड़ती है और जीतने का प्रयास करती है। और ये जो अभी वर्तमान कार्यकारिणी है, ये भी बड़ी समर्पित है, अनुशासित है। अगर पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से मेरे साथ काम करेंगे, मैं इनके साथ काम करूँगा। अच्छा, आपको भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने अभी धौलपुर का सह प्रभारी बनाया। धौलपुर में आपकी क्या भूमिका है, कैसा कामकाज चल रहा है, क्या हो रहा है? संगठन ने सह प्रभारी को मूलतः संगठन निर्माण का या संगठन को सुदृढ़ करने का काम किया। मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक, शक्ति केंद्र स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से काम करें, इस विषय को देखना है। अभी 3 दिन का मेरा धौलपुर दौरा रहा। मैंने पहले बाड़ी बैठक की, फिर धौलपुर की, फिर राजाखेड़ा की, फिर बसेड़ी की। अभी पिछले दिनों वहाँ चुनाव खत्म हुए तो चुनाव का रोष है, क्योंकि चुनाव में हमें करारी हार मिली है। चुनाव में हार और जीत दो ही पहलू हैं, कभी हार मिलती है, कभी जीत मिलती है। हार के कुछ कारण रहे, उन सबको मैं लेकर जा रहा हूँ। एक बार प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराऊंगा, फिर जैसा प्रदेश नेतृत्व हमें आदेश देगा उस तरह से काम उसके ऊपर करूँगा। देखिए, आपकी धौलपुर में बहुत करारी हार हुई, कांग्रेस के विधायक है वहाँ पर, तो अगर आप बताना चाहें तो हार के प्रारंभिक कारण क्या मानते हैं आपके भाई? कि वसुंधरा गुट निष्क्रिय रहा, या भाजपा में गुटबाजी रही, या अन्य कोई कारण? कौन से ऐसे कारण? गुटबाजी का ऐसा कोई कारण नहीं, वहाँ सबसे प्रमुख 2 कारण रहे। एक तो सरकार है, सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी का उपयोग किया, मशीनरी का दुरुपयोग किया, मशीनरी का दुरुपयोग किया, और उन्होंने सारे सरपंचों को इस बात के लिए पाबंद कर दिया कि भाई हम पैसा जब ही देंगे जब तुम हमारे पक्ष में काम करो। सरपंचों ने कांग्रेस के लिए वातावरण बनाया और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी। दूसरे, वहाँ जो जितने भी विधायक हैं, उन्होंने अपनी दबंगाई से जो वहाँ के वोटर्स हैं या वहाँ के जो जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको अपने इन्फ्लुएंस में लेकर पूरी पंचायत के चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में उनको उपयोग किया। इस वजह से बीजेपी के आ रही है। पार्टी के भी कुछ कारण हैं जिनको मैं लेकर जा रहा हूँ। एक बार संगठन से बात करेंगे, उसके बाद ही मैं मीडिया में बोलने की उसके लिए अधिक होगा। 2 जो कांग्रेस के वो कारण वो आपने बता दिए, पार्टी के कारण आप पार्टी स्तर पर बताओगे हम क्यों हारे, फिर उसको भाजपा को उबारोगे कैसे मजबूत होगा? उसमें क्या योजना बनाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो जीत के बाद भी मंथन करती है और हार के बाद भी मंथन करती है। आज हमारे जयपुर में प्रदेश के जो प्रभारी हैं माननीय अरुण सिंह जी जयपुर आए हैं और इसी विषय को लेकर आए कि भाई पिछले दिनों जो चुनाव में पार्टी की हार हुई है, चाहे वो बल्लभ नगर या गाजियाबाद का चुनाव हो या पंचायत के चुनाव धौलपुर के और दूसरे जिले में हो, तो उनका निष्कर्ष निकालने के लिए भी क्या कारण रहा। तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हल निकलेगा कि पार्टी को दूसरे कार्यकर्ताओं उस हिसाब से सक्रिय किया जाएगा और लोगों के बीच पार्टी के काम के लिए और आगे बढ़ाने के लिए इसको लोगों को सक्रिय करेंगे। देखिए, आप करौली में इंटरेस्ट रखते हैं, तो करौली नगर परिषद चुनाव में भाजपा की बहुत बुरी हार हुई और अब यहाँ आप चुनाव लड़ने की मंशा जता चुके हैं, तो पंचायत चुनाव में यहाँ क्या हो सकता है कि भाजपा को सफलता मिले? क्या सुझाव आप कार्यकर्ताओं को, आम जन को देना चाहते हैं? पार्टी अच्छे उम्मीदवारों को टिकट देगी तो निश्चित रूप से पार्टी की यहाँ जीत। इस बात को पार्टी को समझना भी चाहिए और जो उम्मीदवार हम तय करते हैं वैसा हो जो जिताऊ भी हो और टिकाऊ भी हो, जिसकी समाज में भी कोई छवि हो। पार्टी का सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूँ, ऐसे कार्यकर्ताओं को हम टिकट देंगे तो हमारी सीटें निकल सकती है, हमारे प्रधान बन सकते हैं, जिला परिषद में हम जीत सकते हैं। तो ये आपका सुझाव है कि टिकाऊ और जिताऊ दोनों उम्मीदवारों को दिया जाएगा। अब आप ये बताएं, करौली में आपकी सक्रियता लगातार जारी रहेगी या कुछ समय बाद कम हो जाएगी? धीरे चुनाव पे आती रहेगी ना? मेरी सक्रियता निरंतर बनी हुई है। धौलपुर का मेरे को प्रभार मिला है तो मेरा रास्ता यही है, मैं 2 दिन यहाँ रहूँगा, 3 दिन में रहूँगा, आते समय भी यहाँ रुकूँगा। तो सक्रियता मेरी अभी है और आने वाले समय में और बढ़ जाएगी। लास्ट में कार्यकर्ताओं के नाम आप कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम? कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ यही संदेश है कि संगठित रूप से कार्य करें। एक जो लक्ष्य, एक संकल्प मिशन 2023 का पार्टी ने दिया है और 2024 का, 2023 में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसी लक्ष्य को मानकर उसी संकल्प पर कार्य करते हुए पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करते हुए विकास करते हैं। 2023 में भाजपा की सरकार बने और फिर नरेंद्र मोदी सरकार बने, कार्यकर्ताओं में संजय डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी रहे
और साथ में साफ संदेश दे दिया है करौली के लिए एक उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने अपनी इच्छा जता दी है। फैसला पार्टी को करना है और शेष जनता को। आप हमारे साथ बने रहे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।